नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार लगभग 25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से बाहर निकालने का क्या सोच रहा है। NPS से अगर बाहर निकलते भी हैं तो क्या OPS वाले लाभ आपको मिलेगा या NPS में ही कुछ बदलाव करके आपके साथ बिल्कुल वही व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा कि जैसे आपको लगे कि कुछ मिला भी और कुछ न भी मिला। इस विषय पे हम इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं कि ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ राज्यों ने NPS को समाप्त करके OPS लागू किया था और उसके बाद उन लोगों का NPS के पैसे का क्या हश्र हुआ है। इन सारे बातों को इस वीडियो में समझेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा NPS, RNPS, OPS या UPS से तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात कर रहे हैं कि जब केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो NPS में कवर हैं और जब वो 60 सालों तक जब सेवा में है तो उन्हें मासिक वेतन के तौर पे पैसे मिलते रहते हैं, जीवन यापन बेहतर तरीके से संचालित होते रहता है। स्थिति उनकी तब बिगड़ती है कि जब या तो VRS के बाद, सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट के बाद जब NPS के कर्मचारी या UPS के जो कर्मचारी हैं वो जब सेवानिवृत्त होंगे तो उनके सामने भोजन के लाले वाले स्थिति हो जाएंगे। इस विषय पे हम इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई व्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का जो बाजार व्यवस्था के साथ आप जो लिंक्ड देख रहे हैं, ये कैसे NPS सब्सक्राइबरों को आने वाले समय में जो एम्प्लॉई हैं उन लोगों को राहत दे पाएगा। संभव ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार को इस विषय पर बड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा दिन नहीं है, ये 8th पे कमीशन में ही इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या NPS सब्सक्राइबर 25 लाख जो केंद्र में हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार की जो बहालियाँ आएंगे उसमें भी वो लोग स्वतः NPS में ही रहेंगे या UPS में रहेंगे, दोनों सेम ही एक ही जैसा है। और राज्य कर्मचारी जो एक लंबी संख्या में, उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है, विशाल संख्या अगर राज्यों की बात करें तो उन लोगों के सामने भी वही स्थिति है जो केंद्र के कर्मचारियों के सामने स्थिति है। विषय यहाँ पे हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि PFRDA जो NPS को रेगुलेट करता है, PFRDA बहुत अच्छा बताता है NPS को, जो उसके ATCC D1 के बारे में बात करें या ATCC D1B के बारे में बात करें, दोनों में टैक्स डिडक्शन की बातें होते हैं 1.5 लाख तक और एडिशनल 50,000 तक। सेक्शन ATCC D2 के बारे में बात करें जहाँ पे एम्प्लॉइयों को बेनिफिट्स देने की बात किया जाता है। लेकिन इन सब से अलग हटकर क्या कभी उन 25 लाख कर्मचारियों से ये जानने की कोशिश किया गया है कि क्या टैक्स बेनिफिट से रिटायरमेंट के बाद क्या केंद्रीय कर्मचारियों को या राज्य कर्मचारियों का जो जीवन यापन है वो सही से संचालित हो पाएगा? अगर इस चीज़ को अगर फीडबैक के रूप में अगर PFRDA ले कि कितने प्रतिशत कर्मचारी जो हैं वो NPS या UPS से खुश हैं, तो जहाँ तक संभवतः दिखेगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में, एक मास वॉल्यूम जो है ना, वो NPS के अगेंस्ट में ही जाएगा और वो चाहेगा कि OPS CCS पेंशन रूल 1972 के जैसा लागू हो। लेकिन कभी ये चीज़ PFRDA या सरकार के द्वारा इस तरीके के ओपिनियन नहीं लिए जाते हैं। सजेशन फीडबैक के आधार पे एक मानक तय कर लिया जाता है। बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो सजेशन फीडबैक से दूर रह जाते हैं। NPS के बाद UPS को लाया गया और अब कुछ राज्यों में RNPS का चर्चा हो रहा है। अब यहाँ से RNPS को तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये 8th पे कमीशन से संबंधित एक मीटिंग का पिक्चर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बार पुरानी पेंशन योजना का मांग उठ रहा है। 8वें वेतन आयोग में जहां फिटमेंट फैक्टर तो एक विषय रहा ही है, लेकिन इस विषय के बाद OPS भी एक विषय रहा है। अब विषय ये है कि क्या केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के मांग को केंद्र सरकार या वेतन आयोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन अब इस विषय को समझने के लिए आपको कुछ पास्ट में जाना होगा और ज़्यादा दिन नहीं, लगभग आज से 3 साल पहले 2023 में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार रहा था। अशोक गहलोत की सरकार ने NPS को समाप्त करके वहाँ के कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया था। ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार समाप्त हुई थी तो वहाँ कांग्रेस की सरकार आया था, तो वहाँ के भी कर्मचारियों को NPS को समाप्त करके OPS को लाया गया था। पंजाब में भी OPS का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन अभी वो उस स्थिति में नहीं आ पाया जैसे पंजाब के कर्मचारी चाह रहे थे। झारखंड में भी OPS का चर्चा हुआ। वेस्ट बंगाल में OPS संचालित है पहले से, कभी NPS को लागू ही नहीं किया। अब स्थिति यह है कि जब अशोक गहलोत की सरकार या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जब OPS को लागू किया था तो वो अपने कर्मचारियों के कटौती किए गए पैसे पर हक जताया कि हमको ये पैसा चाहिए, यानी जो कर्मचारी 10% दिए हैं और 14% जो
राज्य सरकार का है वो हमें वापस चाहिए, मेरा हिस्सा वापस चाहिए। अशोक गहलोत इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब हंगामा चिल्लाए, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला। एक ओपिनियन आया कि ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि अगर राज्य सरकार ओपीएस लागू करे तो एनपीएस की कटौती राज्य को वापस कर दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब जब राज्य को वापस ही नहीं किया जाएगा तो राज्य कर्मचारियों को अपने हिस्से का पैसा कैसे मिल पाएगा? 10% जो कटौती किया गया राशि वो मिल ही नहीं पाएगा। एक यहाँ पे चर्चा हम इस विषय पे भी करना चाहेंगे कि जो कुछ लोग जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी एनपीएस में ज्वाइन हुए थे लेकिन ओपीएस की तरफ चले गए, तो वो कौन थे? या तो जिनकी नियुक्ति रिक्ति एनपीएस लागू होने से पहले वैकेंसी आ चुका था, या उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किसी सरकार के लेट लतीफ़ी के कारण देर हुआ था, बाद में कुछ दिनों तक उनको एनपीएस में रहना पड़ा। बाद में एनपीएस से ओपीएस में उन लोगों का विकल्प दिया गया था जिन लोगों को एनपीएस लागू होने से पहले रिक्ति या भर्ती विज्ञापन या नियुक्ति हो चुके थे, वे लोग एनपीएस को छोड़ के ओपीएस में जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रोविज़न किया गया कि जो 10% आपका कटौती किया हुआ जो बेसिक और डीए का पैसा है उसे वापस कर दिया जाएगा, और 14% जो अमाउंट जो सरकार दिया है वो सरकार ले लेगी, और 10% आपका और 14% सरकार का, दोनों पे जो ब्याज बना है वो ब्याज की राशि भी सरकार ले लेगी। यानी पीएफआरडीए में उसको आपको जमा होना होगा, आपको 10% उस राशि से संतोष करना होगा। अशोक गहलोत की सरकार ने भी सरकार से यही मांग किया कि हमारा पैसा को आप वापस कीजिए, और इस जब पैसे को वापस कीजिएगा तो इस पैसे के आधार पे हम यहाँ के राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का बेनिफिट्स देंगे। लेकिन 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस विषय पर नहीं दिया कि आप वहाँ पे ओपीएस लागू किए हैं तो आपको अपना धन जुटाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी राज्य अपने वित्त कोष से इस पेंशन का प्रावधान करे। अब जब ये सारी प्रक्रिया आई तो कुछ राज्यों को इच्छा भी हुआ था कि हम ओपीएस के तरफ मूव करें, तो अपने पैसे को इस तरीके से वहाँ पे फंसता हुआ देख के बहुत से राज्यों ने इस विषय पे अपनी प्रक्रिया को धीमा कर दिया। अब विषय यहाँ पे ये आया कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बना, और भाजपा की सरकार में जब यूपीएस लागू किया गया था तो यूपीएस को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा सबसे पहले महाराष्ट्र ने ही किया था। बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से चर्चा आया रिव्यू एनपीएस, जो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। रिव्यू एनपीएस में कहा गया कि हम इसको ओपीएस जैसा बना देंगे। महाराष्ट्र सरकार यहाँ से कुछ बातों को क्लियर करते हुए दिख रहा है कि 20 साल का अगर आप सेवा महाराष्ट्र सरकार में अगर आपने किया है तो आपको पुरानी पेंशन योजना के जैसा बेसिक का 50% और उस पर जो महंगाई भत्ते हैं वो हम आपको भुगते करेंगे। यहाँ तक यानी 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए ये आरएनपीएस महाराष्ट्र सरकार का जो स्कीम है ये बेहतर हो सकता है, लेकिन 20 साल से नीचे वाले लोगों के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन 20 साल से ज़्यादा सेवा करने वाले लोगों के उस विषय पे आरएनपीएस में भी चुप्पी साधा गया कि क्या उनके सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के समय उनके कटौती किए गए पैसे वापस किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो ये बात निकल के आया कि आरएनपीएस में आपका जितना सारी आपने 10% और 14% सरकार वाला दिया है वो सब छोड़ना पड़ेगा, तब आपको 50% आपको मासिक पेंशन के तौर पे भुगते होगा। अगर यही चीज़ दूसरे राज्य अगर इम्प्लीमेंट करने लगे, अगर भाजपा शासित राज्यों की ही बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों का पैसा जो है वो पीएफआरडीए और एनपीएस में फंसा का फंसा रह जाएगा। वो 10% कटौती किए गए पैसे पर भी अपना हक नहीं जता सकते। पुरानी पेंशन, नई पेंशन और यूपीएस और आरएनपीएस के बीच में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी इस तरीके से फंसे हुए हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये वो व्यवस्था के तहत आ चुका है कि केंद्रीय कर्मचारी कई भागों में यहाँ पे अलग अलग बट गए हैं। अब स्थिति ये है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को इस विषय पे, इस अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए, लाखों कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए, सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली कठिनाइयों का स्थिति को आकलन करते हुए इस 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बातें 10% वापसी के साथ 50% अंतिम वेतन का भुगते वाला प्रोसेस लागू करने की आवश्यकता आ पड़ी है। अगर ऐसा होता है कि 10% कम से कम कटौती किया गया पैसा वापस कर दिया जाए तो वो भी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर इस मतलब हो सकता है कि चलिए जहाँ पे एक बहुत बड़ा आशा लोग पाले हुए था वहाँ पे एक छोटा चीज़ ही मिला, लेकिन चलो मिला तो
अगर 24% राशि में से 10% राशि का अगर लिव किया जाता है, रिफंड किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा राहत केंद्रीय कर्मचारियों को हो सकता है, एनपीएस कर्मचारियों को हो सकता है। और उसके बाद 20 साल के सेवा के बाद 50% पेंशन पर महंगाई भत्ता या दर का मानक तय हो। आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के कौन से सुझावों को इम्प्लीमेंट करता है, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी यूनियन के कौन से बातों को मानता है, क्योंकि इतना आसान आज के डेट में नहीं है कि पूरी एनपीएस से एकदम निकल के कर्मचारियों को ओपीएस में ले जाया जाए। बहुत बड़ा फंड हो चुका है एनपीएस का और बहुत सारा पैसा बाजार में निवेशित है। लेकिन कर्मचारियों के पक्ष में, कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार इस विषय पर महत्वपूर्ण रूप से फोकस करना आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी इस व्यवस्था के साथ असंतुष्ट और असहज हैं। आने वाले समय में इस विषय पे हम जरूर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।